स्टूडियो में हमारे साथ हमारी एक और साथी जुड़ गई हैं, इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी हुई ऐश्वर्या पालीवाल जी। ऐश्वर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू और बीजेपी का खेमा, क्या रणनीतियां, क्या विचार? अमित शाह अंकल कह गए वो सब बयान एक तरफ है, नायब सैनी बता गए सम्राट चौधरी कुछ, वो सब एक तरफ है, पर भीतर अंदर खाने क्या हो रहा है पटना के लेवल पर, ये बताइए। फिर हम दिल्ली के बारे में ऐश्वर्या जी से पूछेंगे। ज्ञानेश्वर जी। देखिए सौरभ जी, सपना कब अपना होगा यह तो बीजेपी के भीतर है, लेकिन मुझे लगता है कि 24 अप्रैल की तारीख जो जेडीयू के भीतर हलचल है वह महत्वपूर्ण तारीख है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मिथिला में आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं। हम पहली बार देख रहे हैं कि जेडीयू को इस बात का इंतजार है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में कितनी भीड़ जुटेगी इसकी चिंता पहले जेडीयू वालों को नहीं रहती थी। लेकिन इस बार जदयू तन से, मन से, धन से ललन सिंह कैंप कर रहे हैं, संजय झा कैंप कर रहे हैं, जितने सारे मंत्री हैं, जितने सारे घोड़े हैं वो खोल दिए गए हैं कि 24 तारीख को नरेंद्र मोदी की सभा में बीजेपी से ज्यादा लोग जेडीयू के होने चाहिए। तो क्या उस दिन होगा, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और 24 तारीख का दिन महत्वपूर्ण। तो सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो अमित शाह जिस पर पर्दा डाले हुए हैं या जिस पर संशय पैदा किए हुए हैं कि नेतृत्वकर्ता तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है, यदि जीत मिली इसकी गारंटी नहीं देते। अब जो निशांत कुमार ने कह दिया कि अमित शाह अंकल कहकर गए हैं, अमित शाह अंकल ने किसको कहा, कान में कह दिया। तो जो जेडीयू की तैयारी है, तो क्या नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को नीतीश कुमार, जिन्हें वह लाडला मुख्यमंत्री मानते हैं, यह घोषणा करने जा रहे हैं कि हाँ वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर मध्य प्रदेश जैसा होने वाला है जहां शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ने दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके बाद कोई नया चेहरा सामने आएगा। जी जी जी। तो नरेंद्र मोदी का इंतजार देखिए, क्योंकि देखिए एक बीजेपी को खतरा इस बात का भी लगता है कि नीतीश कुमार का नाम घोषित न किए तो ये महागठबंधन वाले, जो अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया और मोहन यादव बन गए। देखिए उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, क्या वह तो आपका गृह प्रदेश है, और फिर कैसे योगी आदित्यनाथ आए, उसके पहले मनोज सिन्हा की चर्चा हुई। तो बिहार में जाति और आरक्षण की राजनीति एक हवा बनाई जा सकती है, जिसका खतरा लगता है कि ठीक है अभी तो सम्राट चौधरी हो रहा है, वह सी वोटर के सर्वे में आगे भी बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद किसी अगली जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लालू यादव इस तरीके का प्रचार कराने में माहिर खिलाड़ी है। तो नीतीश कुमार को लेकर लेकिन बीजेपी के भीतर यह है कि 2025 के चुनाव के बाद, तुरंत बाद या कुछ महीनों के बाद, नीतीश कुमार की सेहत कब जवाब दे देगी। मतलब हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन सेहत जिस तरीके से बिगड़ रही है, आज देखिए अखबारों में पूरा पेज जैकेट था, महिला संवाद का प्रारंभ हो रहा था और मुख्यमंत्री निवास की ओर से देखिए आईपीआरडी ने भाई लिंक भी दिया कि महिला संवाद पूरे बिहार में यात्रा होनी है, और बिना संवाद के नीतीश कुमार को ही उद्घाटन करना था, बिना संवाद के नीतीश कुमार ने महिला संवाद का उद्घाटन कर दिया, मतलब एक शब्द नहीं बोले। तो सर्वाधिक चिंता उनकी सेहत है और इसी मौके का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, लेकिन रिस्क भी है कि नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं किए तो कहीं एक संदेशा यह ना चला जाए कि लवकुश की विदाई की बेला तो नहीं आ गई है। ये बात है सौरभ जी। संतोष सिंह जी, मिथिलांचल पर खास फोकस है, बीजेपी का सितारल माना जाता है, मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन पटना के स्तर पर बीजेपी में सब चाक चौबंद है या सब अपने अपने नाम के प्रोजेक्शन में लगे हैं? मैं बीजेपी पर ही आ रहा था। आपने सही किया कि बीजेपी का सवाल किया। मैं वो बात बता रहा हूं कि जैसे कि बीजेपी का हम लोग सब जानते हैं कि ये नॉट जस्ट फॉर बिहार, फॉर इंटायर नेशन के लिए कि उनका दो स्ट्रेंथ है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट होता है, और नरेंद्र मोदी का फेस। और ये बीजेपी के लिए भी कमोवेश लागू होगा।
पहले देखिए अमित शाह जब यहाँ आते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए कि 20 या 22% उन्होंने बोला ऐसी सीटें थी जहां जो हम कभी नहीं जीतते थे, अपने माइक्रो मैनेजमेंट के कारण हमने जीता। तो इन्होंने बूथ मैनेजमेंट, जिस चीज की हम लोग कम चर्चा करते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं, वो मैंने जानने की कोशिश की कि वो आप लोग बूथ मैनेजमेंट क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले देखिए, पहले 3 लोग होते थे बूथ पर, उनको त्रिदेव बोलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने 7 लोग किया, उसको नाम दिया सप्तर्षि। अब क्या है कि महिला सबको जोड़ करके सारे सेगमेंट से लेकर के एक बूथ पर 12 लोग रहते हैं। उनका एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू जाकर के आप कंस्टिट्यूएंसी जा सकते हैं। कंस्टिट्यूएंसी के बाद नैरो डाउन करके बूथ लेवल तक का पेनिट्रेशन है, वहां जाके सकते हैं कि वेदर मन की बात सुनी गिरी, क्या कार्यकलाप है, क्या एक्टिविटी है, इस लेवल पर मॉनिटरिंग है बीजेपी की यहाँ। तो इस चुनाव में ये पूरा फोकस है। क्योंकि कहा कि लास्ट चुनाव में हमको कोविड के कारण बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था तैयारी करने की, लेकिन इस बार तैयारी में कोई चूक नहीं की। तो एक तो बूथ मैनेजमेंट पर उनका ये कहना है कि शाहबाद और मगध के क्षेत्र में, शाहबाद आप जानते हैं पूरा, आप बक्सर, आरा, कैमूर वाला एरिया को शाहबाद करते हैं, फिर मगध में औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, ये इस क्षेत्र में ये कमजोर रही है। थोड़ा सा और क्षेत्र में कमजोर रही, नॉर्थ में मोस्टली अच्छा करती है। तो वहां भी ये काम अपने स्तर पर काम करना वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अब आते हैं उनके लीडरशिप पर। ठीक है, लीडरशिप में मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि अभी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में अपर कास्ट लीडरशिप को मुख्यमंत्री का फेस दिया जाएगा। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। और फ्रंट रनर अभी भी अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे, सम्राट चौधरी हैं, और निश्चित रूप से नित्यानंद राय का नाम आता है, संजय जायसवाल का नाम आता है। 3 बड़े ओबीसी लीडर, और इसमें दिलीप जायसवाल को भी चूंकि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी जोड़ सकते हैं, मतलब चौथे नंबर पर, मतलब, लेकिन वो डार्क हाउस हो सकते हैं। और लेकिन एक बात जो ज्ञानेश्वर जी बोल रहे थे कि ये एक इस बार ये शायद रेप्लिकेट होगा। जनरली ये देखा जाता था कि जदयू लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे छुपती थी, इस बार विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो फेस हैं उनकी वो पैन बिहार एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। चाहे वो ललन सिंह हो, संजय कुमार झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय कुमार चौधरी हो, यही तो 4 उनके बड़े नेता हैं। तो उनकी ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि नीतीश कुमार के एब्सेंस में वो बोल रहे हैं कि उनको जनता सुन रही है और उनको एक तरह से इंडोर्स कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी की ज्यादा, मुझे लगता हर एक महीने सभा होगी, चुनाव जैसे आएगा ज्यादा सभा होगी, तो ये करेंगे। और एक चीज जिसकी हम चर्चा हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, मेरी जहां तक जानकारी है कि अगर मई में निशांत आ जाते हैं तो थोड़ा सा, मुझे पता नहीं वो कैंपेन करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग बात होगी, थोड़ा सा डायनामिक शिफ्ट होगा। और लेकिन मोर और लेस जो जेडीयू जो है डिपेंडेंट इस बार नरेंद्र मोदी पर रहेगी, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, उनके कैंपेन पर। आप जैसे ज्ञानेश्वर जी बता रहे थे कि पूरा किस प्रकार वो दरभंगा की सभा को सफल बनाने के लिए जेडीयू जी तोड़ प्रयास कर रही है। ये सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं होगा, और सब जगहों के लिए होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फेज जो जेडीयू के पास है, नीतीश कुमार वो इस स्थिति में नहीं है कि एक फुल थ्रॉटल कैंपेन करेंगे कि जैसे कि उन्होंने 2015 की सभा में कितना 218 या 230 इस तरह से किया था, तो उस स्थिति में नहीं है। जी सौरभ। संजय झा का भी तो शक्ति प्रदर्शन है, दोनों तरफ तो नंबर बनाने हैं उनको, जेडीयू में भी और भाजपा में भी। तो जब वहां पे रैली है 24 की, तो बहुतों की राजनीति दांव पर लगी है। दिल्ली के स्तर पर बीजेपी में क्या रणनीति है बिहार को लेके, बिकॉज पार्टी इज नोन कि वो बहुत पहले से तैयारी करते हैं। क्या विनोद तावड़े जो पार्टी के मौजूदा प्रभारी हैं वो प्रभारी बने रहेंगे, या जल्द ही जो भाजपा में बड़े सांगठनिक बदलाव होने हैं उसमें कोई नया प्रभारी हो सकता है? बीजेपी के पास एक बड़ी सुपरहिट डिलीवर करने वाली जोड़ी है, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी, जिसने मध्य प्रदेश डिलीवर किया और फिर महाराष्ट्र डिलीवर किया। क्या इस जोड़ी को फिर से बिहार भेजा जा सकता है? भूपेंद्र यादव पहले भी प्रभारी रहे हैं, बिहार की राजनीति से वाकिफ भी हैं, और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बीजेपी को सूट करता है। ऐश्वर्या जी। मुझे ऐसा लगता है सौरभ के इस समय विनोद तावड़े, मैं आपको बता दूं, कम से कम महीने में 15 दिन बिहार रहते हैं, और ये पिछले 3 से 4 महीने से चल रहा है। हाल फिलहाल वो दिल्ली आए थे, तब बहुत सारी बातें हुई, उसके अंदर
जो समीकरण इस समय नजर आ रहा है, और आपने पूछा बीजेपी क्या चाहती है, एक लाइन स्पष्ट है जो सारे टॉप लीडर्स के दिमाग में है, और जो बीजेपी बिहार जो लोग जाते आते रहते हैं उनके दिमाग में क्लियर है, रिकॉर्ड जीत। ये रिकॉर्ड जीत एनडीए के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। रिपीट ऑफ महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर चाहती है, और वो कारण है कि हम देख सकते हैं कि जिस विनिंग टीम का नाम आपने लिया वो विनिंग टीम को दोबारा भेजा जा सकता है। देखिए, एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने करी, जो आपको दूसरी पार्टियों से भिन्न दिखेगी, वो ये है कि जो नेता चुने जाते हैं कि अब आपको संभालना है ये स्टेट, वो वहां जाके फ्लैट लेते हैं और कम से कम 6 महीने के लिए वहां फ्लैट के अंदर वो सारे नेता वहां रहते हैं। तो आइडिया ये है कि आप एकदम अंदर तक घुसिए, स्टेट को समझिए, लोगों से बातचीत कीजिए। कोशिश ये है कि पिछली बार 74 सीट्स लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, इसका जस्ट डबल जो आंकड़ा है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी इच्छा है, उतनी सीट्स पे वो लोग नहीं लड़ेंगे, 100-110 के आसपास लड़ेंगे, बट एटलीस्ट 95% उन्हें चाहिए कि जितनी सीट्स पे वो लड़ें वो सीट्स वो जीतें। उनकी रणनीति इस समय की ये है। अमित शाह एकदम सक्रिय हो चुके हैं, बहुत सारे नेताओं से फोन पे बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं एज एन एलाय, जो भारतीय जनता पार्टी के एलाय, इसको डर एक थोड़ा लगा रहता है। वही कारण है कि हम देख रहे हैं नीतीश कुमार अपने बेटे को भी पुश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी को लगता है वो जीत जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मुझे लगता है असली खेल तब शुरू होगा। देखिए, बीजेपी को क्या लगता है इससे ज्यादा जरूरी है बिहार को क्या लगता है, और अगर वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रिपीट चाहते हैं तो वहां तो उन्होंने लाडली बहनाओं को पैसे बांटे, पोल प्रॉमिस किया, उसको डिलीवर किया, और वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की महिलाओं को भी 1,500-2,000 रुपए महीना देने जैसी किसी योजना पर काम कर रही है? कोई चर्चा है इस तरह की? क्योंकि गेम चेंजर तो वही है। पूरी तरह से चर्चा है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि ये जो महिला वोट बैंक है, जो इमोशनली भी थोड़ा सा टिल्टेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, और उससे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर उनकी जेब में पैसा आता है और दूसरे स्टेट्स को देख के उनको ये समझ आता है कि वहां मिला, यहाँ मिला, तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे भी मिले। तो ऐसी जो स्कीम्स हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी चालू हो चुकी है, और घोषणा की बात करें तो अगले 2 महीने में आपको इस तरीके की घोषणाएं धीरे धीरे सामने आती हुई नजर आ जाएंगी। ज्ञानेश्वर जी, ये एक गेम चेंजर हो सकता है अगर एनडीए की तरफ से और फिर उसके काउंटर में यूपीए की तरफ से भी महिलाओं को डायरेक्ट कैश का किसी बेनिफिट स्कीम के तहत ऐलान हो। नहीं, महागठबंधन तो सौरभ जी ऐलान कर ही दिया है ना, 2,500 रुपए का माई बहन सम्मान योजना ऐलान कर दिया है जी। और देखिए, नीतीश कुमार फ्री बीज के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी ने मना लिया है। और नीतीश कुमार इकोनॉमिक्स को समझते हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, लेकिन जो रिवाज चल रहा है तो बिहार में भी घोषणा होने जा रही है, तैयारी हो चुकी है। देखिए, सभी महिलाओं को नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किए जा रहे हैं। 1,78,00,000 कुछ महिलाओं की गिनती हुई है, उनके लिए घोषणा होगी। अब यह राशि 1,500 रुपए होगी, 2,000 रुपए होगी, 2,500 रुपए होगी। कंपटीशन क्या होगा यह देखने की बात होगी। तो ये ऐलान होगा अगले 2 महीनों में। और वृद्धावस्था पेंशन जो बिहार में सबसे कम है 400 रुपए, इसे भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए, और जो आपने कहा और जो चर्चा हो रही है कि बिहार में सबसे बड़ी जीत, तो देखिए, सबसे बड़ी जीत चाहिए तो फिर वहीं से मुकेश सहनी की बात शुरू होती है कि सबसे बड़ी जीत के लिए फिर एनडीए में मुकेश सहनी को दिखना चाहिए, क्योंकि 32% पर महागठबंधन खड़ा है। पहुंचना है 38 के करीब, क्योंकि 78% मतदाता है इन दोनों गठबंधनों के बीच वोट करते हैं, 22% तो इधर उधर वाले हैं। तो मुकेश सहनी उधर रहते हैं क्योंकि अति पिछड़ी राजनीति। यदि तेजस्वी यादव और कांग्रेस का सामान्य गठबंधन रहा तो 32% से आगे बढ़ते नहीं दिखते हैं। मुकेश सहनी 2% लेकर आ गए तो बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे। तो यह नहीं कह सकते कि बिहार में जो बात कही जा रही है कि 225, यह संभव नहीं है, यह अतिरेक है। ऐश्वर्या जी, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, एक हमने और बड़ा प्रयोग देखा था कि कई केंद्रीय मंत्रियों को, कई दिल्ली के स्तर के नेताओं को कहा गया था जाइए और विधायकी लड़िए जाके। बिहार में हमने देखा कई कद्दावर चुनाव हारे लोकसभा का, मसलन आरके सिंह चुनाव हारे, कई लोग साइडलाइन किए गए, कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मसलन शहनवाज हुसैन। क्या इस तरह का भी कोई प्रयोग हो सकता है कि कुछ बड़े नामों को कहा जाए कि जाइए फरियाइए, देखिए जाके क्या है? बिल्कुल, पूरी तरीके से। और कुछ लोगों को बता भी दिया गया है। कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स बुलाया गया था। आज से 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो
टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से, प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि आप लोगों को चुनना है, अगर चुनी हुई सीट है तो वहां जाइए, और अगर आपको लगता है कि आप लड़ सकते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कौन उन्होंने से किया नेता था, है ये? शाहनवाज हुसैन जी को ये क्लियर कर दिया गया, उनको बोला गया है कि आप जाइए और तैयारी करिए। अश्विनी चौबे जी को भी बोल दिया गया है कि आप जाइए और तैयारी करिए। और आरके सिंह जी, उनको हिंट दे दी गई है, बट उनको ये नहीं बोला है कि आपका पक्का होगा, बट हिंट उन तक पहुंच गई है कि आप तैयार तो एक सीट देख लीजिए। हाँ, तैयार रहिए आप लोग, क्योंकि जब बात आएगी सीट मांगने की तो ये देखा जाएगा कि क्या आप वहां से जीत सकते हैं, क्योंकि एक सर्वे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में 4 सर्वे होते हैं और वो चारों सर्वे का फिर एवरेज निकाला जाता है कि आप जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और मैं बता दूं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं और जब ये तय किया जाता है तो बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती है और बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो बैठे होते हैं और बहसबाजी भी होती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सर्वे को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ग्राउंड पे इनकी अपील है। तो वहां पे भी वो कश्मकश चलती है। तो अगर आप वाकई में लड़ना चाहते हैं तो पहले से आपको समय दिया गया, ताकि फिर आप पलट के पार्टी को ना बोल सकें कि हमें समय दिया होता, अगर हमें टाइम दिया होता तो हम क्या क्या जीत के आ जाते।